Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। न्यू मंथ स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल जून की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो 1 जून का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह सेशन पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स एंड अदर बिजनेस स्टैंडर्ड एंड अदर सोर्सेज से सिलेक्टेड न्यूज कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। इस सेशन में हम करंट न्यूज का डिस्कशन करते हैं, देन उसके बाद में एमसीक्यूज के फॉर्म में क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। आज का इंस्पिरेशनल कोट है, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो इसी पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक वाइब्स के साथ शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहले करंट न्यूज डिस्कस करेंगे, फिर एमसीक्यूज को लेकर चलेंगे, वन बाय वन सारी न्यूज को कनेक्ट करते हुए डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज की तरफ। तो फर्स्ट न्यूज आ रही है, वर्ल्ड नो टोबैको डे 2023। अगर हम बात करें 31 मई की, बिल्कुल रियल 31 मई का लास्ट डे था। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में हम अवेयरनेस के लिए इसको क्या करते हैं, मनाते हैं। ठीक है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को क्या किया जाता है, अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए इसको मनाया जाता है। कुछ पॉइंट्स फैक्ट्स देखते हैं। This year's theme for World No Tobacco Day is We Need Food Not Tobacco। अगर हम बात करें, हमने कहा था किस तरह से आप न्यूज को कनेक्ट करें या किस तरह से हम शॉर्ट पॉइंट्स में रखें जिस तरह से हम न्यूज को ध्यान रख सकें। तो डियर इस तरह से आप यहां पे इस तरह से अपनी नोटबुक में क्या लिख लेंगे, वर्ल्ड नो टोबैको डे, वर्ल्ड नो टोबैको डे, और इस तरह से आप एरो बना देंगे। देन यहां पर लिख देंगे 31 मई। ठीक है, एरो के ऊपर थीम लिख देंगे। तो थीम क्या रही है, वी नीड फूड नॉट टोबैको, नॉट टोबैको। ठीक है, वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 में थीम क्या रही है, वी नीड फूड नॉट टोबैको। अगर डियर हम बात करें इसको मनाने की, तो कब से ये स्टार्ट हुआ, विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा 1987 में एक प्रस्ताव लाया गया था, WHA 40.38 पारित करने के बाद 7 अप्रैल 1987 को डिसाइड हुआ कि हम विश्व धूम्रपान निषेध दिवस को सेलिब्रेट करेंगे के रूप में चुना गया। ठीक है, ये डिसाइड हुआ था कब, 7 अप्रैल 1987 को, और उसके बाद से डिसाइड हुआ था कि हम 31 मई को सेलिब्रेट करेंगे, और तब से लेकर आज तक हम 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे या विश्व धूम्रपान निषेध दिवस को क्या करते हैं, अवेयरनेस के लिए मनाते चले आ रहे हैं। इस बार की थीम आपको ध्यान रखनी है, वी नीड फूड नॉट टोबैको। ठीक है, वी नीड फूड नॉट टोबैको। तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, डायरेक्टली हमारे एग्जाम का पार्ट बनता है। चलते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट न्यूज आ रही है, यूनियन मिनिस्टर श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी की बात हो रही है। सागर परिक्रमा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सागर परिक्रमा के 6ठे चरण का 6th फेज जो है इसका क्या किया गया है, उद्घाटन कर दिया गया है। और ये उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, यूनियन मिनिस्टर श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा किया गया है। क्या पॉइंट्स एंड फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं पॉइंट्स की तरफ। फर्स्ट इज, देखिए सबसे पहले कैसे हम इस न्यूज को याद रख सकते हैं, तो श्री पुरुषोत्तम रूपाला, इस तरह से हम लिख लेंगे। ठीक है, कौन सा फेज है, 6th फेज है। किसका 6th फेज है भाई, है ना, किसका 6th फेज है, अभी हमने डिस्कस किया है ना, सागर परिक्रमा। तो सागर परिक्रमा, फिर यहां पर आप क्या कर देंगे भाई, सागर परिक्रमा।
अब जो भी एडिशनल फैक्ट आएंगे इसी फिगर पे हम क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज क्या बोल रहा है, द फर्स्ट फेज ऑफ सागर परिक्रमा स्टार्टेड ऑन 5 मार्च 1922, यानी ये 6th फेज स्टार्ट हुआ है, कहां पर इसे किया गया है, इन अंडमान एंड निकोबार, इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। लेकिन जो फर्स्ट फेज था डियर इसका, वो कहां पर स्टार्ट किया गया था, फर्स्ट फेज, तो फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ था कहां पर, गुजरात में, गुजरात के कहां पर, मांडवी, गुजरात के मांडवी में, गुजरात के मांडवी में। तो फर्स्ट फेज 5 मार्च 1922 को स्टार्ट हुआ, कहां पर, गुजरात के मांडवी में स्टार्ट हुआ, है ना। और ये 6th फेज स्टार्ट किया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, आइलैंड में इसको शुरू किया गया है। सागर परिक्रमा की बात हो रही है, किसने इसको इनॉग्रेट किया है, श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा इसको क्या किया गया है, शुरू किया गया है। ठीक है, सागर परिक्रमा का पहला चरण 5 मार्च 2022 को मांडवी गुजरात में शुरू हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, विश्व मछली उत्पादन में लगभग 8% की हिस्सेदारी के साथ भारत का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। तो भाई अगर हम बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है, थर्ड, यहां पर मैं देखिए लिख देता हूं, थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री, फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री। तो थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन है भाई, इंडिया। ठीक है, डायरेक्टली देखिए न्यूज में रहा है तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इंडिया बताइए किस नंबर का फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तो थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ठीक है, और 8% ऑल ओवर वर्ल्ड का मछली उत्पादन का अगर हम बात करें तो कितना पार्ट रहता है, 8%। कितने परसेंट, 8%। ठीक है डियर, आई होप यहां तक आपको सारे फैक्ट, सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। क्लियर है डियर, चलिए वेरी गुड, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, देखते हैं क्या पॉइंट निकल कर आ रहे हैं। नेक्स्ट इज द फिशरी सेक्टर प्राइमरीली प्रोवाइड्स लाइवलीहुड, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप to over 2.8 करोड़ फिशरमैन एंड फिश फार्मर्स। अगर हम बात करें तो मत्स्य क्षेत्र में मुख्य रूप से 2.8 करोड़ से अधिक मजदूरों और मछली किसानों, मछुआरों है ना, मछुआरों और मछली किसानों को आजीविका और रोजगार और उद्यमिता प्रदान करता है। 2.8 करोड़। ठीक है, तो ये भी फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, 2.8 करोड़। ठीक है, 2.8 करोड़ फिशरमैन्स एंड फिश फार्मर्स को एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो ओवरऑल निकल कर आता है 2.8 करोड़। नेक्स्ट पॉइंट बात कर रहे हैं, द सेक्टर हैज चेंज्ड अ लॉट द लास्ट 75 ईयर्स विद अ 22% इंक्रीज इन फिश प्रोडक्शन। अगर मछली उत्पादन में वृद्धि की बात करें तो यहां पर 22% की पिछले लास्ट 75 ईयर्स में अगर हम बात करें 22% का हमें यहां पर प्रोडक्शन देखने को मिला है, ग्रोथ देखने को मिली है। कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, 22%। ठीक है ना, 22% इंक्रीजिंग देखने को मिला है। तो ये पॉइंट्स भी आप, ये जो लास्ट फिगर हमने डिस्कस किया था इसी में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे किस तरह से हमें कनेक्ट करना है न्यूज को। क्लियर है डियर, चलिए वेरी गुड, चलते हैं नेक्स्ट इज। नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या बोल रहे हैं, सागर परिक्रमा के छठे चरण में अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र शामिल होंगे, जिनमें कौन कौन से भी अगर हम बात करें लोकल प्लेसेस हैं तो कौंडिया घाट है, ठीक है ना, कौंडिया घाट है, पोर्ट ब्लेयर है, पानी घाट फिश लैंडिंग है सेंटर है, वीकेपुर फिश लैंडिंग सेंटर है, हुतबे है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो कौंडिया घाट हो गया फर्स्ट इज, सेकंड हो गया आपका पोर्ट ब्लेयर, है ना, थर्ड इज हो गया आपका पानी घाट फिश लैंडिंग सेंटर, ठीक है, नेक्स्ट इज फोर्थ इज आपका हो गया वीकेपुर फिश लैंडिंग सेंटर, एंड फिफ्थ इज हो गया आपका हुतबे, और सिक्स्थ इज हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। ठीक है, तो ये कुछ आइलैंड्स हैं जिनके नाम हम याद रख सकते हैं। ये एज अ इंफॉर्मेशन है, जरूरी नहीं कि आप एक एक सारे पॉइंट्स को ध्यान रखो, लेकिन कुछ आप लोकल प्लेसेस अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है ना,
तो आई होप ये न्यूज आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलिए इसके साथ ही नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई WHO से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है और यहां पर अपॉइंटमेंट निकल कर आ रहा है, या हम बोल सकते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने री इलेक्ट किया है। किसको री इलेक्ट किया है? इंडियाज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग, जिनको हम जानते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, जो एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में फॉर अ 4 ईयर टर्म के लिए इनको क्या किया गया है? री इलेक्ट कर लिया गया है, यानी फिर से इनका अपॉइंटमेंट हो गया है, री इलेक्ट हो गए हैं ये गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटर फॉर अ 4 ईयर टर्म 2024 से 27 तक के लिए। ठीक है डियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट और पॉइंट्स क्या बन रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका बना लेते हैं भाई WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या निकल कर आ रहा है ना। तो यहां पर निकल कर आ रहा है आपका, किसकी बात हो रही है? कैग की बात हो रही है। किसकी? गिरीश चंद्र मुर्मू जी की बात हो रही है। तो हम मिस्टर मुर्मू भी लिख सकते हैं, है ना, मिस्टर मुर्मू। ठीक है, तो WHO ने इस पोस्ट पर पहले से थे ये, तो फाइनली 4 ईयर के लिए, है ना, तो इनको क्या बनाया है? एक्सटर्नल ऑडिटर। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटर फॉर अ 4 ईयर टर्म। कितने ईयर के लिए? 4 ईयर टर्म के लिए। और 4 ईयर टर्म कब से कब तक है भाई? 2024 से 27 तक के लिए। तो ये फिर से इनका रीइलेक्शन हो गया, रीइलेक्ट हो गए हैं, कैग हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू जी की बात हो रही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट, 2019 से 2013 तक 4 साल के कार्यकाल के लिए CAG पहले से ही WHO के इस पद पर थे, यानी पहले से ही थे, रीइलेक्शन है, मैंने पहले ही आपको बताया। Mr. Murmu was elected by an overwhelming majority of 114 votes against 156 in the first round of voting at the 76th meeting of World Health Assembly in Geneva। यानी 76वीं जो बैठक हुई है WHO की, विश्व स्वास्थ्य सभा की जो बैठक हुई है, कहां पर? जिनेवा में। तो डियर यहां पर देखिए 76th मीटिंग हम यहां पर लिख सकते हैं, 76th मीटिंग। ठीक है, किसकी? WHO की। कहां पर हुई है? जिनेवा में हुई है। ठीक है, जिनेवा, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन जिनेवा। तो वहां पर ये डिसाइड किया गया और ये फिर से क्या हो गए हैं? रीइलेक्ट हो गए हैं। तो बहुत ही छोटी सी, बहुत ही सिंपल सी न्यूज है, आपको ध्यान रखने हैं सारे पॉइंट्स एंड फैक्ट्स। ठीक है, आई होप आपको न्यूज क्लियर होगी। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट सॉरी, इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट की बात हो रही है। इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट राइज 23 टाइम्स। भाई बात करें तो 23 टाइम्स सिंस 2014 से इसको क्या किया गया है? कंपेयर किया गया है। टच ऑल टाइम हाई ऑफ नियरली 16,000 करोड़ इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर हम बात करें तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 16,000 करोड़ का हो चुका है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। 2014 से भारत का रक्षा निर्यात 23 गुना बढ़ा। पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 16,000 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर को इसने क्या किया है? टच किया है। कुछ और पॉइंट्स देखते हैं, तो नेक्स्ट देखें डियर, तो यहां पर देखिए 686 करोड़ था पहले, ये कितना था? 686 करोड़ था। ओके, 1 सेकेंड इस, हाँ 686 करोड़ था और ये अब 23 टाइम्स हुआ है, 23 टाइम्स, और अब कितना हो गया? 15,940 CR, यानी अप्रॉक्स 16,000 करोड़ हम इसे बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो डिफेंस एक्सपोर्ट इन करोर्स में ये डेटा है। ये 2022 एंड 23 का है, ये 2013 से 14 का है। इमेज इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट have reached an all-time high, surging from 686 rupees in 2013-14 to nearly 16,000 crore rupees in 2022 and 23, है ना। तो डियर बिल्कुल इस न्यूज को कैसे आप कोरिलेट कर सकते हैं? तो डियर जैसा मैंने पहले बताया ठीक उसी तरह से आप क्या लिख लेंगे भाई? इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट, है ना, इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट।
ठीक है, इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट एंड दैट इज एरो 23 टाइम्स है ना। अगर हम अमाउंट की बात करें तो यहां पर आप 15940 CR ये भी लिख सकते हैं या 16,000 करोड़ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये 23 टाइम्स कब से 2013 से 2014 में कितना था 686 CR और यहां से अब इंक्रीज होकर कितना पहुंचा है 15940 CR, ठीक है डियर। और ये कब का है 2022 एंड 23। तो इस तरह से आप न्यूज को इसको कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है इतना? डन, ठीक है। चलिए कुछ और पॉइंट्स देखते हैं और क्या पॉइंट्स हैं जो यहां पर ऐड होंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट इज देखिए क्या बोल रहे हैं, विदेशी स्रोतों से रक्षा खरीद पर खर्च 2018-19 में कुल व्यय के 46% से घटकर पिछले साल दिसंबर में 36% से अधिक हो गया है ना। 36% से अधिक हो गया है। एक बार फिर से देखिए क्या बोल रहे हैं, विदेशी स्रोतों से, यानी जो हमारे एक्सपेंडिचर्स ऑन डिफेंस प्रोक्योरमेंट हैं, फॉरेन सोर्सेज हैं, जो हमारे कैसे सोर्सेज हैं, फॉरेन सोर्सेज हैं, फॉरेन सोर्सेज, ठीक है ना, फॉरेन सोर्सेज हैं। तो 46% से रिड्यूस होकर कितने परसेंट पर आ गया है 36% पर अप्रॉक्स ये आ गया है, ठीक है ना। वही यहां पर लिखा हुआ है, विदेशी स्रोतों से रक्षा खरीद पर खर्च 2018-19 में कुल व्यय का टोटल एक्सपेंडिचर का कितने परसेंट होता था, टोटल एक्सपेंडिचर का होता था 46%। अब ये कितना हो गया है, घटकर पिछले साल दिसंबर में, है ना, दिसंबर 2022, लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं ना, हाँ 2022 में घटकर कितना 36% पर आ गया है। तो ये भी एक पॉइंट निकल कर आ रहा है। इसको भी आप जो लास्ट इस फिगर हमने डिस्कस किया आपके साथ, इसी फिगर में आप ये भी पॉइंट क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे कि 46% से घटकर कितने परसेंट पर आ गया है 36% पर आ गया है। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए क्या बात कर रहे हैं, भारत जिसे कभी मुख्य रूप से रक्षा उपकरण आयातक के रूप में, यानी एक्सपोर्टर के रूप में, इंपोर्टर के रूप में सॉरी देखा जाता था, है ना। इंडिया वंस अगेन प्राइमरली एज अ डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्टर, नाउ अब इसे आयातक के रूप में जाना जाता था। अब डोर्नियर 228 की बात करें, आर्टिलरी गन की बात करें, ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें, पिनाका रॉकेट की बात करें, या फिर रडार की बात करें, एंड सिम्युलेटर और बख्तरबंद वाहनों की बात करें, तो जैसे विमानों सहित प्रमुख प्लेटफॉर्मों पर की एक विस्तृत श्रृंखला का हम क्या करने लगे हैं, निर्यात करने लगे हैं, है ना डियर। तो देखिए फर्स्ट स्टेज अगर हम बात करें तो यहां पर आया डोर्नियर 128 फर्स्ट स्टेज, है ना, डोर्नियर 128 फर्स्ट स्टेज। सेकेंड इज आर्टिलरी गन्स की बात हो रही है, थर्ड इज ब्रह्मोस मिसाइल की बात हो रही है, पिनाका रॉकेट की बात हो रही है ना, एंड लॉन्चर्स, पिनाका रॉकेट एंड लॉन्चर्स, रडार्स की बात हो रही है फिफ्थ इज, सिक्स्थ इज सिमुलेटर्स की बात हो रही है, एंड एयरमोर्ड व्हीकल्स की बात हो रही है। तो ये 7 पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं, एज अ इंफॉर्मेशन है, आप ध्यान रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये सारे पॉइंट आप बिल्कुल लर्न करें, लेकिन एज अ इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। क्लियर है इतना सभी को? ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए क्या बोल रहे हैं यहां पर, अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें, द ग्लोबल डिमांड फॉर इंडियाज इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स, बहुत सारे इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स हैं जो यहां पर हम लेकर चल रहे हैं। इंडियाज इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग, क्या क्या इंक्लूड हुआ है यहां पर, LCA तेजस, है ना। फर्स्ट स्टेज अगर हम बात करें तो LCA तेजस बहुत अधिक डिमांड है इसकी ग्लोबल लेवल पर। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स की बात करें, है ना, एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करें, एंड MRO एक्टिविटीज की बात करें, इन ऑल्सो ऑन द राइज, ठीक है। पिक्चर्स में आप ब्रह्मोस को देख भी पा रहे हैं, ठीक है डियर। तो ये न्यूज पूरी इस तरह से आपकी बाइफरगेट होगी, वन बाय वन सारे पॉइंट, सारे फैक्ट्स आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। और जो फर्स्ट स्टेज हमने यहां पर ये फिगर क्रिएट किया था, तो बस आपको इसी फिगर्स में चीजों को क्रिएट करना है। यहां पर थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है ना, आप कॉपी में बनाएंगे तो फाइनली स्पेस रहेगा, आप चीजें ऐड कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, बिल्कुल डियर। तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है बांग्लादेश से।
बांग्लादेश G20 मेगा बीच क्लीन अप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड एट चट्टोग्राम। भाई चट्टोग्राम लोकल प्लेस का नाम है, आपको ध्यान रखना है। बांग्लादेश चट्टोग्राम में G20 मेगा बीच क्लीन अप कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है। G20 मेगा बीच क्लीन अप, है ना। तो फर्स्ट इज, देखिए किस तरीके से अब इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे इस पॉइंट को, और कनेक्ट करके हम यहां पे फैक्ट्स को, पॉइंट्स को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भाई न्यूज का बेसिक पॉइंट क्या है, बांग्लादेश। तो बस बांग्लादेश को हमने यहां पर लिख लिया, एरो बना दिया डायरेक्टली। ठीक है, और क्या, G20 मेगा बीच क्लीन अप, है ना, मेगा बीच क्लीन अप, डन। ठीक है, इतना फिगर तैयार हो गया। अब इसके बाद में भाई ये कहां पर हुआ है, तो बांग्लादेश में हुआ है, चट्टोग्राम में हुआ है। कहां पर हुआ है, चट्टोग्राम, चट्टोग्राम। ठीक है, और लोकल प्लेस की बात करें तो मंटेगा बीच, क्या बोलते हैं, पेंटेगा बीच, है ना, पेंटेगा बीच, पेंटेनगा बीच, है ना। यही पॉइंट देखिए दिया है, द हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन पार्टनरशिप विद लोकल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज द G20 मेगा बीच क्लीन अप। तो डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से इस तरह से बनेगा कि अभी हाल ही में G20 मेगा बीच क्लीन अप प्रोग्राम जो है किस कंट्री के द्वारा शुरू किया गया है, इन विच कंट्री। तो फाइनली आपको ध्यान रखना है बांग्लादेश। लोकल प्लेस का नाम क्या है, चट्टोग्राम, पेंटेगा बीच है आपका। ठीक है, एंड चट्टोग्राम ऑन 28 मई 2023। देखिए डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है ना, हमें केवल और केवल फैक्ट ध्यान रखना है। स्थानीय संगठनों के साथ साझेदारी में भारत के उच्चायोग ने 28 मई 2023 को पेंटेगा बीच चट्टोग्राम में G20 मेगा बीच क्लीन अप कार्यक्रम का आयोजन किया है। आयोजन के दौरान महासागरों को, भाई सीधी सी बात है, महासागरों का प्रदूषण और कचरे से बचाने का संकल्प लिया गया है। तो एक इनिशिएटिव है, G20 मेगा बीच क्लीन अप शुरू किया गया। बांग्लादेश कंट्री है यहाँ पर, और भी कुछ पॉइंट्स आएंगे तो फाइनली आप ऐड कर लेंगे। और बांग्लादेश नेबरिंग कंट्री अब तो तैयार हो गया बिल्कुल। क्या था कोडवर्ड, भारत के कौन से स्टेट्स हैं जिनसे ये अपनी बॉर्डर लाइन को टच करता है, WMATM, W फॉर वेस्ट बंगाल, M फॉर मेघालय, A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मिजोरम, है ना। बिल्कुल, तो आई होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई, नेक्स्ट आ रहा है, देखिए खीर भवानी मेला। ये खीर भवानी मेला 2023 में सेलिब्रेट किया जा रहा है कश्मीर वैली में। बात हो रही है कश्मीर वैली की। खीर भवानी मेला 2023 कश्मीर घाटी में मनाया गया। क्या पॉइंट है भाई, केंद्रीय मंत्री और सहकारिता मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की अगर हम बात करें तो खीर भवानी मेला 2023 में इन्होंने क्या किया है, भाग लिया है। ठीक है ना, कैसे याद करेंगे भाई, देखिए कश्मीर वैली हमारी किस में है, न्यूज में है, तो बस कश्मीर वैली लिख लो यहां पर, कश्मीर वैली, है ना, जस्ट एरो आ गया। ठीक है, कश्मीर वैली जस्ट एरो आ गया। ठीक है, कौन सा मेला है, खीर भवानी मेला, खीर भवानी मेला। और डियर बिल्कुल ये आपको कहीं ना कहीं आपके स्पीड टेस्ट में, आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। खीर भवानी मेला 2023, है ना। इसमें केंद्रीय मंत्री और गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह खीर भवानी मेला में भाग लिया इन्होंने, तो बिल्कुल अमित शाह पार्टिसिपेट्स इन खीर भवानी मेला 2023। इसके बाद में बात कर रहे हैं भाई, एज अ इंफॉर्मेशन, द खीर भवानी मेला हेल्ड द ज्येष्ठ अष्टमी इन कश्मीर ऑक्यूपाइज स्क्योर्ड प्लेसेस इन द स्पिरिचुअल स्फीयर ऑफ कश्मीरी पंडित सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। यानी कश्मीर में ज्येष्ठ अष्टमी पर आयोजित खीर भवानी मेला कश्मीरी पंडितों, बहनों और भाइयों के आध्यात्मिक क्षेत्र को एक पवित्र स्थान रखता है। तो बिल्कुल खीर भवानी मेला ध्यान रखना है, कश्मीर वैली को ध्यान रखना है। अमित शाह जी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है इन्होंने, इनका भी नाम ध्यान रखना है। तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा, बहुत ज़्यादा फैक्ट और पॉइंट्स पे यहाँ पर हमें डीपली में नहीं जाना है, इतना ही हमको यहाँ पर क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट चले तो महाराष्ट्र की बात हो रही है। महाराष्ट्र फार्मर्स टू गेट 6,000 पर एनम अंडर न्यू स्कीम अप्रूव्ड बाय स्टेट कैबिनेट। स्टेट कैबिनेट के द्वारा एक अप्रूवल दिया गया है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 6,000 रुपए पर एनम महाराष्ट्र के किसानों को देने की बात की है। क्या पॉइंट्स बनेंगे, कैसे फैक्ट्स बनेंगे, चलिए देखते हैं, चलते हैं पॉइंट्स पे। तो सबसे पहले तो भाई कैसे आप इसको कनेक्ट करेंगे, तो लिख सकते हैं महाराष्ट्र
महाराष्ट्र फार्मर्स, ठीक है, महाराष्ट्र फार्मर्स के लिए ही है, तो महाराष्ट्र फार्मर्स, ठीक है, महाराष्ट्र फार्मर्स। क्या पॉइंट है भाई? 6000 पर एनम, पर एनम, ठीक है, पर एनम, ठीक है, 6000 पर एनम मिलेगा। किसने ये अप्रूवल किसने दिया है? स्टेट कैबिनेट ने, स्टेट कैबिनेट, ठीक है, स्टेट कैबिनेट। तो इस तरह से कनेक्ट करते हुए चलेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अ न्यू फाइनेंशियल स्कीम, न्यू फाइनेंशियल स्कीम है बिल्कुल, अंडर विच मोर देन 1 करोड़ फार्मर्स, कितने करोड़ फार्मर्स यहां से लाभान्वित होंगे? तो डियर यहां पर 1 करोड़ से अधिक, मोर देन 1 करोड़ फार्मर्स, ठीक है, 1 करोड़ फार्मर्स इन स्टेट विल बी पेड 6000 पर रुपीज एनुअली, एनुअली सॉरी, एनुअली ये अमाउंट यहां पर मिलेगा। द स्कीम्स नमो, अगर हम बात करें इसको, स्कीम को क्या नाम दिया है इन्होंने? नमो शेतकरी महासम्मान योजना, ठीक है, नमो शेतकरी। तो डियर यहां पे स्टेट कैबिनेट, यहां पर ब्रैकेट में आप लिख लेंगे नमो शेतकरी महासम्मान योजना, महासम्मान योजना वॉज अप्रूव्ड, ठीक है, वॉज अप्रूव्ड एट अ कैबिनेट मीटिंग चेयर्ड बाय चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे के द्वारा इसको क्या दे दिया गया है? अप्रूवल दे दिया गया है, ठीक है, एकनाथ शिंदे जी के द्वारा क्या दे दिया गया है? अप्रूवल दे दिया गया है। तो यहां पर आप वही इनका भी नेम ऐड कर सकते हैं इसी फिगर में, है ना, महाराष्ट्र सीएम, ठीक है, सीएम साहब एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे, ठीक है ना। चलिए, एकनाथ शिंदे। चलते हैं नेक्स्ट देखिए कुछ और पॉइंट निकल कर आ रहे हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट ने आल्सो अप्रूव किया है इंप्लीमेंटेशन ऑफ जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी कॉल्ड आई, ठीक है। तो डियर ये पॉइंट भी, फैक्ट भी उसी में किसी तरह से आपको ऐड करना है। जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी कॉल्ड, क्या बोला है? आई, टू एम्पावर वुमेन, वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए, एम्पावर वुमेन इन टूरिज्म सेक्टर। सिमिलरली अप्रूवल वाज गिवन टू स्टार्ट वुमेन्स बाइक टैक्सी सर्विसेज एट सम टूरिस्ट स्पॉट्स इन द स्टेट, ठीक है। तो ये पॉइंट और आपको ऐड करना होगा वहां पर, ठीक है। जो मैंने फिगर अभी आपको यहां पर इस तरह से क्रिएट किया था, इसी फिगर में आपको ये चीज क्या करनी है? ऐड करनी है। क्लियर हो रहा है सभी को? चलिए, वेरी गुड, ठीक है। तो महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी कॉल्ड एआई के कार्यान्वयन को मंजूरी दी। इसी तरह प्रदेश के कुछ पर्यटन स्थलों पर महिला बाइक टैक्सी सेवा शुरू करने की भी मंजूरी दी गई है। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना। इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है RINL प्रेजेंटेड। अगर हम बात करें प्रेस्टिजियस अवार्ड की बात हो रही है, ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023। बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है, कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर पार्ट बनेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान से बस सुनना है। अभी इसका भी हम लोग उसी तरह से उसको क्या करेंगे? क्लियर करेंगे, रेफरगेट करेंगे। अवॉर्डेड फॉर its outstanding contribution to improve workplace safety in the year 2022 and 23। RINL के द्वारा प्रतिष्ठित ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड दिया गया है। कार्यस्थल सुरक्षा में सुधार के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए यह अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड किसने रिसीव किया? ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? और ये RINL क्या है? ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड क्या है? ओवरऑल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं पॉइंट्स की तरफ।
फर्स्ट इज, सबसे पहला पॉइंट, यह पुरस्कार निदेशक AK बागाची और अतिरिक्त प्रभार निदेशक संचालन है जो उनके द्वारा यह प्राप्त किया गया है। दिया किसके द्वारा गया है? तो चलिए बिल्कुल डिटेल में यहां पर हम देखेंगे। ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो हम वही यहां पर लिख लेते हैं, ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023। ठीक है, ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 किसके द्वारा दिया गया है भाई? RINL के द्वारा। ठीक है, RINL के द्वारा दिया गया है। और ये अवार्ड किस फंक्शन में दिया गया? तो 21st एनुअल ग्रीन टेक अवार्ड, 21st एनुअल ग्रीन टेक अवार्ड। ठीक है, 21st एनुअल ग्रीन टेक अवार्ड। ठीक है, किसको मिला है? AK बागाची जी को। AK बागाची। AK बागाची डायरेक्टर हैं, कहां पर हैं? अब देखते हैं क्या यहां पर पॉइंट्स देखिए दिए हुए हैं। द प्रेस्टिजियस ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 अवार्ड वाज रिसीव्ड बाय श्री AK बागाची। श्री AK बागाची जी को मिला है, जो कि डायरेक्टर हैं, प्रोजेक्ट्स एंड एडिशनल चार्ज डायरेक्टर हैं। ठीक है, ऑपरेशंस में RINL ऑन बिहाफ, किसके बिहाफ पे दिया गया है? RINL के बिहाफ पे दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? RINL की ओर से दिया गया है, और RINL की ओर से दिया गया और RINL के द्वारा दिया गया है। और यह अवार्ड श्री जगदीश मुखी, जो कि हमारे फॉर्मर गवर्नर रहे हैं, किसके? आसाम के। आसाम के फॉर्मर गवर्नर के द्वारा 21st एनुअल ग्रीन टेक अवार्ड फंक्शन में, जो कि न्यू दिल्ली में यह फंक्शन क्या हुआ था? हेल्ड हुआ था। वहां पर यह अवार्ड क्या किया है? रिसीव किया है। रिसीव किसने किया है? AK बागाची साहब ने किया है। ठीक है ना, AK बागाची साहब ने किया है। और यह फंक्शन कहां पर हुआ था डियर? न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो डायरेक्टली बहुत सारे पॉइंट्स बन रहे हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है 21st एनुअल ग्रीन टेक अवार्ड अभी हाल ही में कहां पर ऑर्गेनाइज किए गए थे? न्यू दिल्ली में। ठीक है, किसको मिला है? AK बागाची जी को मिला है। दिया किसके द्वारा दिया गया है? किस कंपनी के द्वारा? RINL के द्वारा दिया गया है। RINL में फॉर्मर गवर्नर है, जो कि असम के श्री जगदीश मुखी जी के द्वारा, उनके द्वारा ही दिया गया है 21st एनुअल ग्रीन टेक अवार्ड। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट जो भी लेना चाहते हैं फटाफट से ले सकते हैं। ठीक है, डन है इतना सभी का? चलिए नेक्स्ट चले, तो RINL की बात कर लेते हैं भाई। RINL आखिर है क्या? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की बात हो रही है, एब्रीवेटेड एज RINL, आल्सो नोन एज विजाग स्टील के नाम से भी हम इसे जानते हैं। विजाग स्टील के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड इज अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, बेस्ड इन विशाखापट्टनम, इंडिया में। विशाखापट्टनम में क्या है आपका? वर्किंग में है। फाउंडेड कब हुआ है? तो फाउंडेशन की बात करें डियर, तो 18 Feb 1982 में फाउंडेशन है, इसका फाउंडेशन ईयर है। और हेडक्वार्टर की बात करें तो विशाखापट्टनम है। ठीक है, अवार्ड किसे मिला है? AK बागाची जी को मिला है। किसमें? 21st एनुअल ग्रीन टेक अवार्ड। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है? RINL के द्वारा दिया गया है। फॉर्मर गवर्नर है, जो कि असम के श्री जगदीश मुखी, उनके द्वारा इसको दिया गया। तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। हमने स्टैटिक फैक्ट में भी देखा, फाउंडेशन 18 Feb 1982 है, हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम है। क्लियर है इतना? और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई हॉकी से। उत्तर प्रदेश हॉकी वॉन 13th हॉकी इंडिया। 13th हॉकी इंडिया की बात हो रही है। सब जूनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2023 की हम बात कर रहे हैं डियर। अगर हम बात करें, यूपी हॉकी ने यहां पर 13th हॉकी इंडिया सब जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप को क्या कर लिया है? जीत लिया है, वॉन कर लिया है। किसको हराकर जीता है? कौन फर्स्ट प्लेस पर रहा, कौन सेकंड पर, कौन थर्ड पर? तो वन बाय वन सारे पॉइंट्स और फैक्ट्स के साथ देखते हैं, बढ़ते हैं इसके पॉइंट्स की तरफ।
तो सबसे पहले तो भाई बात हो रही है यूपी हॉकी, तो शॉर्ट में लिख लो यूपी हॉकी। ठीक है, वॉन किया है, क्या वॉन किया है भाई, क्या वॉन किया है, 30th हॉकी मेन, 30th हॉकी इंडिया सब जूनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप, इंडिया सब जूनियर, इंडिया सब जूनियर, ठीक है, इंडिया सब जूनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप, ठीक है, मेन नेशनल चैंपियनशिप, ठीक है, वॉन किया है। और इसको किसको हराकर किया है, वॉन तो यूपी हॉकी ने किया है, लेकिन हराया किसको है, तो एसोसिएशन, हॉकी एसोसिएशन ऑफ उड़ीसा, हॉकी एसोसिएशन ऑफ उड़ीसा, हॉकी एसोसिएशन ऑफ उड़ीसा। क्लियर है? यह मैच उड़ीसा के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में खेला गया है ना, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में खेला गया है। तो ये कहां पर हुआ है था यार, तो उड़ीसा बिरसा मुंडा, यहां पर ऐड कर लेंगे, 1 सेकेंड, ठीक है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम इन उड़ीसा, ठीक है, इतना तो आपको क्लियर ही है। तो यूपी हॉकी विन किया है, किसको हराकर, हॉकी एसोसिएशन ऑफ उड़ीसा को हराया है। 13th हॉकी इंडिया सब जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2023 है, ठीक है। तो यह मैच उड़ीसा के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में खेला गया। उत्तर प्रदेश हॉकी ने उड़ीसा हॉकी संघ को 7-1 से हराकर टूर्नामेंट जीता। प्रतियोगिता में हॉकी हरियाणा ने हॉकी मध्य प्रदेश को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया है। तो देखिए फर्स्ट प्लेस पर भाई यूपी हॉकी जीता है, विन हुआ है, तो ये हॉकी ये किस प्लेस पर आ जाएगा, ये दैट इज फर्स्ट प्लेस पर आ जाएगा, नहीं विजिबल नहीं होगा, चलिए ओके रेड है ना। तो यूपी हॉकी किस प्लेस पर आ जाएगा, फर्स्ट प्लेस पर आ जाएगा। सेकंड पे कौन सा आ जाएगा आपका, हॉकी एसोसिएशन ऑफ उड़ीसा आ जाएगा। थर्ड प्लेस पे कौन आ जाएगा, यानी प्रतियोगिता में हॉकी हरियाणा ने हॉकी मध्य प्रदेश को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। तो हॉकी हरियाणा जो है, हॉकी हरियाणा यहां पर आ रहा है, ये किस प्लेस पर हो जाएगा, थर्ड प्लेस पर हो जाएगा। फोर्थ प्लेस पे कौन सा आ जाएगा, हॉकी मध्य प्रदेश आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप इतना आपको क्या होगा, क्लियर होगा, पूरी न्यूज आपको वाइफरगेट हो गई होगी, ठीक है। यूपी हॉकी विन हुआ है 30th हॉकी इंडिया सब जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2023। हॉकी एसोसिएशन ऑफ उड़ीसा को हराया है, कहां पर हुआ, ये बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में खेला गया। आई होप इतना क्लियर होगा आपको, बिल्कुल न्यूज आपकी क्लियर हुई होगी, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है मैक्स वर्स्टैपेन की बात हो रही है। मैक्स वर्स्टैपेन की बात करें तो इन्होंने विन किया है क्या, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 क्या कर लिया है इन्होंने, विन कर लिया है, ठीक है ना डियर, बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कुछ पॉइंट्स की तरफ। तो सबसे पहले कैसे इसको वाइफरगेट करेंगे न्यूज को, तो सबसे पहले तो इन्हीं का नेम लिख लेते हैं, मैक्स वर्स्टैपेन, मैक्स वर्स्टैपेन, ठीक है। वॉन किया है इन्होंने, क्या वॉन किया है, ठीक है, क्या विन किया है इन्होंने, तो विन किया है इन्होंने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023, ठीक है। इस सॉरी, स्पेन के फर्नांडो अलोंसो दूसरे स्थान पर रहे हैं, ठीक है। तो स्पेनिश फर्नांडो अलोंसो सेकंड प्लेस पर रहे हैं। फर्स्ट प्लेस पर कौन रहा है, मैक्स वर्स्टैपेन रहे हैं। स्पेन के फर्नांडो अलोंसो दूसरे स्थान पर रहे हैं। मोनाको आपका किस प्लेस पर रहा है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 में इन्होंने विन किया है, किसने, मैक्स वर्स्टैपेन ने विन किया है, ठीक है। और अगर हम बात करें डच बेल्जियम रेसिंग से ये खेलते हैं मैक्स वर्स्टैपेन, है ना। और ये इनकी अगर हम बात करें तो 39th नंबर की पूरी ओवरऑल रेसिंग के कैरियर में इनकी 39th विन है, जीत है, ठीक है।
कुछ पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं। स्पेन के फर्नांडो अलोंसो दूसरे स्थान पर रहे। फ्रेंचमैन एस्टेबन ओकेन ने पोडियम में तीसरे स्थान को पूरा किया है। ठीक है, फ्रेंचमैन एस्टेबन ये थर्ड प्लेस पर रहे हैं। इतना हमको ध्यान नहीं रखना, फर्स्ट एंड सेकंड ध्यान रखना है केवल। यह जीत वर्स्टेपन के सीजन की चौथी, भाई सीजन की कौन सी चौथी जीत है, सीजन की आपकी फोर्थ है ना। मोनाको में दूसरी और उनके मोनाको में भाई दूसरी है। मोनाको में कौन सी जीत है, दूसरी जीत है और उनके कैरियर की 39th जीत है। ठीक है, उनके कैरियर की, इन हिज कैरियर की आपकी कौन सी जीत है, 39 नंबर की विन है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल मैक्स वर्स्टेपन बिल्कुल ही बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है ना। फॉर्मूला 1 रेसिंग हमारे एग्जाम का बहुत एक पार्ट रहती है। कोई भी आपका हो रहा हो, चाहे ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स हो या मोनाको ग्रैंड प्रिक्स हो या कोई भी ग्रैंड प्रिक्स हो, हमारे एग्जाम का पार्ट बिल्कुल रहते हैं यहाँ से क्वेश्चंस। ठीक है, तो डियर अगर हम बात करें तो ये था हमारा आज का न्यूज़ का सेशन, करंट न्यूज़ का सेशन। अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यू के सेशन की तरफ, देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 1 बाय 1 क्वेश्चंस को देखेंगे और उनके आंसर्स को भी देखेंगे कि आंसर्स क्या होने वाले हैं, जिससे हमारी जो पिछले दिनों के करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं उनको एक चेक कर सकते हैं कि हम कितने क्वेश्चंस को राइट कर पा रहे हैं या क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेम होंगे। ठीक है ना, चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच कंट्री हैज टेकन इट केस टू WTO डिस्प्यूट पैनल ओवर इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन इंफॉर्मेशन एंड कमीशन टेक्नोलॉजी ICT। किस देश ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आयात शुल्क को लेकर WTO विवाद पैनल में अपना मामला उठाया है? फ्रांस, जर्मनी, इंडिया या फिर सिंगापुर। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग इसका आंसर्स करेंगे। फ्रांस, जर्मनी, इंडिया या फिर सिंगापुर। ठीक है, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। तो अगर हम बात करें राइट आंसर की तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा इंडिया। ठीक है ना, राइट आंसर क्या है, इंडिया है। और डियर कुछ हम फैक्ट्स देखें, एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो इंडिया हैज ब्रॉट इट्स डिस्प्यूट रिगार्डिंग इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन सर्टेन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स टू अ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, है ना। WTO की बात हो रही है। WTO का हेडक्वार्टर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है ना, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। जो भी कमेंट बॉक्स में सबसे पहले राइट करके बताएगा देन उसका नाम अगले सेशन में लिया जाएगा। ठीक है ना, WTO का हेडक्वार्टर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो WTO एपेक्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी है, द एपिलिएट बॉडी एज दे आर डीम्ड इनकंसिस्टेंट विद ग्लोबल ट्रेड नॉर्म्स। तो WTO विवाद में पैनल में अपना मामला उठाया है। किसने उठाया है, इंडिया ने उठाया है। ठीक है, WTO का हेडक्वार्टर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा देश सऊदी अरब के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल कर रहा है और नए राजदूत नियुक्त कर रहा है, जिसे 2018 में शुरू हुआ विवाद समाप्त हो गया है? तो ये कंट्री कौन सा होगा आपका, नेपाल है, सिडनी है, कनाडा है या फिर जापान। तो फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। बिल्कुल, तो राइट आंसर जाएगा यहां पर डियर कनाडा। ठीक है ना, कौन सा देश है सऊदी अरब के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल कर रहा है, तो वो है कनाडा। एक्सप्लेनेशन में भी देन वही चीज आपकी दी हुई है, सऊदी अरब एंड कनाडा आर रिस्टोरिंग फुल डिप्लोमेटिक टाइज एंड अपॉइंटिंग न्यू एम्बेसडर्स ब्रिंगिंग एंड इन टू अ डिस्प्यूट दैट ओरिजिनेटेड इन 2018। ठीक है डियर, चलिए बिल्कुल देखिए, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है अगर आपके क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, रॉन्ग हो रहे हैं, क्योंकि डियर देखिए ये प्रैक्टिस है। यहां पर क्वेश्चंस गलत होंगे, डोंट वरी, एग्जाम में गलत नहीं होने चाहिए। यहां कोई भी क्वेश्चन अगर आपके आंखों के सामने से होकर गुजर रहा है तो ये समझ लीजिए वो एग्जाम में क्वेश्चन अगर आएगा तो फिर गलत नहीं होगा, है ना। तो आप कुछ सीख रहे हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे रॉन्ग होता है ना, तो उससे डिमोटिवेट मत होइए, उसको ये समझिए कि मेरा ये क्वेश्चन अब आगे कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि एक बार कोई भी क्वेश्चन अगर ऑप्शंस हमारे आंखों के सामने से होकर निकल जाते हैं तो वो फिर जैसे ही हमें दोबारा क्वेश्चन दिखता है तुरंत हमारा माइंड क्लिक करता है कि इसका आंसर तो यही होगा, है ना डियर। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। कोई भी ऑप्शन हो, मुझे क्वेश्चन का नहीं पता, लेकिन जैसे ही ऑप्शन पे अगर रख दिया मैंने कि भाई ऑप्शन ए राइट होगा तो फिर ए ही राइट होगा, इसके अलावा कोई हो नहीं सकता, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस तरह का कॉन्फिडेंस आ जाता है डियर। तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से ये इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पश्चिम बंगाल का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है भाई? वेस्ट बंगाल की बात हो रही है, ममता दीदी की बात हो रही है। बिल्कुल, विच सिटी इज द मोस्ट पॉल्यूटेड इन वेस्ट बंगाल? दार्जिलिंग, कोलकाता, दुर्गापुर या फिर आसनसोल।
तो डियर चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर है यहां पर दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की बात करें तो ये दार्जिलिंग है ज्वाइंट इन द लिस्ट ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में आ गया है वेस्ट बंगाल की, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब भारत ने महिला स्कीट प्रतियोगिता में पहली बार 2 पदक जीते तब अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप का आयोजन कहां किया गया था? मलेशिया, कजाकिस्तान, केन्या या फिर नेपाल? तो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर इज कजाकिस्तान। एक्सप्लेनेशन देखें तो इंडिया हैज वॉन द 2 मेडल्स इन द वुमेन्स स्कीट इवेंट एट द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप इन शॉटगन शूटिंग कंपटीशन हेल्ड इन एलेमेटी कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के एलेमेटी में क्या हुआ था? ये हेल्ड हुआ था। ये भी कुछ इंटरेस्टिंग एंड एडिशनल फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे, ठीक है ना डियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोस्टन काउंसलिंग ग्रुप की मोस्ट इनोवेटिव कंपनी की सूची में टाटा ग्रुप को किस स्थान पर रखा गया है? 18th, 19th, 20th या फिर 21st? चलते हैं आंसर की तरफ। बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर्स कर देंगे। चलते हैं तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है 20th। एक्सप्लेनेशन देखें तो वही द टाटा ग्रुप, वन ऑफ इंडियाज टॉप conglomerates, has been ranked 20th Boston Consulting Group survey of the 50th most innovative companies globally, ठीक है ना डियर। चलिए नेक्स्ट इज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है विच, किस राज्य ने सरकारी योजनाओं और सेवाओं को जनता के लिए सुलभ बनाने के लिए शासन प्रयोगदारी पहल शुरू की है? बिल्कुल डियर। Which state had launched the शासन प्रयोगदारी initiative to make government scheme has services accessible to the public? राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र या फिर असम? तो फटाफट से आप लोग आंसर्स करेंगे, फटाफट से आंसर्स करेंगे। चलते हैं आंसर की तरफ। तो डियर राइट आंसर है यहां पर महाराष्ट्र। एक्सप्लेनेशन देखें तो गवर्नमेंट्स महाराष्ट्र हैज लॉन्च द शासन प्रयोगदारी इनिशिएटिव टू मेक द बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम एंड सर्विसेज एक्सेसिबल टू द पब्लिक। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश में पोपोकेटपेटल ज्वालामुखी फटा है? इन विच कंट्री हैज द पोपोकेटपेटल ज्वालामुखी वॉल्केनो इरेप्ट हुआ है? जापान, कनाडा, टोंगो या फिर मैक्सिको? बिल्कुल न्यूज में रहेगा, न्यूज में था तो डियर एग्जाम का पार्ट बिल्कुल बनता है। तो राइट आंसर अगर हम बात करें तो मैक्सिको की बात हो रही है। वॉल्केनो जो है इरप्ट हुआ है साउथ ईस्ट ऑफ द मैक्सिकन कैपिटल। देयर वर फायर्स एक्सप्लोजन इन द ईयर्स 1994 एंड 2000। नेक्स्ट इज, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सेवानिवृत्ति पर निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अवकाश नकदीकरण पर कर छूट को बढ़ाकर कितने लाख कर दिया है? 25 लाख, 35 लाख, 45 लाख या फिर 55 लाख? तो डियर चले अगर हम आंसर की तरफ इसके, तो राइट आंसर हमारा निकल कर आ रहा है 25 लाख, ठीक है ना। 25 लाख आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में देखें तो सीबीडीटी की बात हो रही है। सीबीडीटी दैट इज Central Board of Direct Taxes has increased the tax exemption on leave encashment for non-government salaried employees upon retirement from 3 lakh to 25 lakh effective from 1st April 2023। तो डियर ये इफेक्ट में कब से आएगा आपका? 1 अप्रैल 2023 से इफेक्ट में आएगा। तो ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट जो भी एडिशनल हो रहे हैं आप इनको ऐड करते चलेंगे, ठीक है ना डियर। तो 25 लाख यहां पर राइट हो जाएगा। कर छूट को बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज कैलेरियन क्लिपर्टन जोन CCZ की बात की गई है नामक क्षेत्र में शोधकर्ताओं ने किस महासागर में 5000 से अधिक नई प्रजातियों की खोज की है? अपनी तरह का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन ओशियन है, आर्कटिक ओशियन है, साउथर्न ओशियन है या फिर पैसिफिक ओशियन है? तो फटाफट से आप लोग आंसर्स करेंगे कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल वेरी गुड। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है डियर पैसिफिक ओशियन आपका राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन अगर देख लें, अ रिसेंट स्टडी हैज आइडेंटिफाइड मोर देन 5000 न्यू स्पेसीज इनहैबिटाइजिंग डीप सी हैबिटेट्स इन द पैसिफिक ओशियंस। क्लैरियन क्लिपर्टन जोन है ना, CCZ stands for an area that is set to be targeted for mining in the upcoming years। तो राइट आंसर इज पैसिफिक ओशियन, ठीक है डियर। बिल्कुल क्लैरियन क्लिपर्टन जोन, ठीक है। 5000 न्यू स्पेसीज इन अ रीजन नोन एज क्लैरियन क्लिपर्टन जोन, CCZ stands for, ठीक है।
चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद मनीपाल ग्लोबल टू एस्टैब्लिश अ टैलेंट पाइपलाइन। टैलेंट पाइपलाइन स्थापित करने के लिए किस बैंक ने मनीपाल ग्लोबल के साथ एक साझेदारी की है? तो भाई बिल्कुल ऑप्शंस यहां पर हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई या फिर पीएनबी। तो बिल्कुल ही ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कनेक्टिंग क्वेश्चन बन रहा है। टैलेंट पाइपलाइन की बात हो रही है, राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है आपका एचडीएफसी बैंक। बिल्कुल कोई भी देखिए इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं बैंक्स के, जो हम मैक्सिमम एचडीएफसी या आईसीआईसीआई आंसर करने का सोचते हैं, लेकिन बिल्कुल यहां पर हर क्वेश्चन का आंसर एचडीएफसी नहीं होता, लेकिन यहां पर बिल्कुल एचडीएफसी है, ठीक है ना। जैसे हर खांसी कोरोना नहीं होती, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे हर क्वेश्चन का आंसर एचडीएफसी नहीं होता। जब बैंकिंग अवेयरनेस के बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं तो ज्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि भाई एचडीएफसी को ही क्या करते हैं, टिक करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या बोल रहे हैं। तो एचडीएफसी बैंक, वन ऑफ द इंडियाज प्रीमियर प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स, हैज अनाउंस्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद मनीपाल ग्लोबल स्किल्स एकेडमी टू लॉन्च द लीडरशिप एक्सीलेंस प्रोग्राम। LXP क्या है ना। तो लेंडरशिप एक्सीलेंस प्रोग्राम, इसी तरह के एब्रीवेशंस एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। फिर हम बोलते हैं सर ये तो हमने सुना ही नहीं था कभी, पता नहीं कहां से एसटी में क्वेश्चन आ गया, है ना कहीं न्यूज में डियर रहा होता है। तो LXP क्या हो गया, लीडरशिप एक्सीलेंस प्रोग्राम, ठीक है, एक्सीलेंस प्रोग्राम, ठीक। तो इस तरह से आपको ध्यान रखेंगे। तो डियर ये था हमारा आज का सेशन, ये थे एमसीक्यूज। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो इसी के साथ ही बहुत सारे करंट अफेयर्स के साथ, करंट अफेयर्स एंड एमसीक्यू के साथ, इंटरेस्टिंग के साथ मिलेंगे। आई होप आज के सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.